बड़ी खबर मुंबई में हुए घाटकोपर होर्डिंग हादसे से जुड़ी हुई, जिसमें बड़ा एक्शन हुआ है। इस मामले में आईपीएस अधिकारी कैसर खालिद को सस्पेंड कर दिया गया है। खालिद रेलवे सीपी थे और उन्होंने वहां होर्डिंग लगाने की अनुमति दी थी। महाराष्ट्र सरकार ने आईपीएस मोहम्मद कैसर खालिद के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया है। उन्होंने डीजीपी कार्यालय की मंजूरी के बिना होर्डिंग को मंजूरी दी थी। इसमें प्रशासनिक चूक और अनियमितताएं पाई गई हैं। महाराष्ट्र के डीजी की रिपोर्ट के मुताबिक खालिद ने अनुमोदित मानदंडों को नजरअंदाज कर 120 बाय 140 वर्ग फीट के बड़े होर्डिंग लगाने की अनुमति दी थी। उन्होंने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया। 13 मई को आपको बता दें कि तेज हवा और बेमौसम बारिश के दौरान मुंबई के घाटकोपर इलाके में एक बड़ा होर्डिंग गिर गया था, जिसमें 17 लोगों की जान चली गई थी और 70 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। और लोकसभा चुनावों के आए नतीजों के बाद उद्धव गुट शिवसेना बेहद उत्साहित है और चुनावी मौसम में मराठी कार्ड खेला है। मांग रखी है कि नए आवास परियोजनाओं में मराठियों के लिए 50% घर आरक्षित होने चाहिए। मुंबई में मराठियों की आबादी घट रही है। चुनावी मौसम में शिवसेना उद्धव गुट को ये चिंता सताने लगी है। उद्धव गुट शिवसेना ने मांग की है कि मुंबई में नई आवास परियोजनाओं में मराठी मानुष के लिए 50% घर आरक्षित हों। विधान परिषद चुनाव के लिए मुंबई स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से शिवसेना उद्धव गुट और महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार अनिल परब ने राज्य विधान मंडल में एक निजी विधेयक पेश किया है। इसमें मुंबई में बनने वाले नए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में मराठी लोगों के लिए 50% आरक्षण की मांग की गई है। विधेयक के माध्यम से एक कानून बनाने की मांग की गई है, जिसमें डेवलपर्स को मराठी लोगों के लिए घर आरक्षित करना अनिवार्य हो। ऐसा नहीं करने पर कानून में इसके लिए 6 महीने की कैद या 10 लाख रुपए का जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान किया जाए। उद्धव गुट नेता अनिल परब ने मीडिया के सामने दावा किया कि मुंबई में मराठी भाषियों की आबादी घट रही है और पलायन रोकने के लिए ये कदम उठाना जरूरी है। मुंबई में मराठी आदमी को घर मिलना चाहिए। आप जानते हो कि आज मराठी आदमी को घर मिलना बहुत महंगा घर है, वो मिलता नहीं है। इसलिए 50% रिजर्वेशन नए कंस्ट्रक्शन में मराठी आदमियों को रखना चाहिए। और आज देख रहे हो कि मराठी आदमियों को घर मुंबई जैसे सिटी में नकारा जा रहा है, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए मैंने ये 50% का प्राइवेट मेंबर बिल ये विधान परिषद में लाया है। और उस तरह से मैंने ये भी मांग की है कि छोटे छोटे घर बनने चाहिए। 500 फुट के घर बनने चाहिए, 750 फुट के घर बनने चाहिए, क्योंकि 2-2,500 3,000 के घर आम आदमी ले नहीं सकता है। तो छोटे घर हो गए तो वो मुंबई में ले सकता है, मुंबई में रह सकता है। नहीं तो मराठी आदमी मुंबई से बाहर जा रहा है, उसको रोकने के लिए मैंने कार्रवाई की है। शिवसेना शिंदे गुट को उद्धव गुट की इस मांग से दिक्कत नहीं, हाँ, इसकी टाइमिंग से जरूर है। बघा, मागणी अत्यंत चांगली है। मांग बहुत अच्छी है, मांग का कोई विरोध नहीं है। यह शिवसेना प्रमुख का सपना था, लेकिन जिन लोगों ने नगर पालिका में सत्ता संभाली उन्होंने मराठी मानुष की जगह किसी और को ले लिया। मराठी लोगों का इस्तेमाल राजनीति के लिए ना करें। मराठी मानुष की याद तब आती है जब चुनाव आता है। मराठी मानुष भी हैरान है, मराठी लोगों ने हमें वोट दिया है। पर इन सब के बीच मराठी मानुष क्या सोचता है? मांग उसे भी जायज लगती है, पर इसे चुनावी भाषण ही वो मानते हैं। ऐसे राजनीतिक घोषणाओं पर उन्हें उम्मीद न के बराबर रह गई है। इलेक्शन आते ही कुछ पार्टियां आ जाती है, कोई प्रांत का मुद्दा लेती है, कोई धर्म का मुद्दा लेती है, कोई जाति का मुद्दा लेती है। ये मुद्दा न लेते हुए बेरोजगारी है, उसके बाद में नौकरी का प्रॉब्लम है, उसके बाद में शिक्षण का प्रॉब्लम है, आरोग्य के प्रॉब्लम है। ये मुद्दे पे इलेक्शन होना चाहिए ताकि सबका प्रॉब्लम सॉल्व हो जावे, सबका विकास हो जावे। राजनीति का ये गोल है, खाली मराठी करता है, उसको मराठी को बेचता है। कल्याण, अंबरनाथ, बदलापुर इधर बेचता है। बाकी फिर बोलेगा हम मराठी के लिए क्या, कुछ नहीं, मराठी कोई नहीं करता है। उद्धव ठाकरे ने क्या किया मराठी के लिए, क्या किया बोलो? ये जो शुरुआत की है ये मारवाड़ी गुजराती लोग किए थे। आज आप घाटकोपर जाओ, मुलुंड जाओ, थाना जाओ या गोरेगांव, ये जगह पे जाओ, वो लोग ने अपना एक फॉर्म बनाया है कि गुजराती हो गुजराती, मारवाड़ी। तो उनके ऊपर तो बैन नहीं ला रहा है। तो आज जो मराठी लोग बोलने लगे कि अगर इन अदर कास्ट को नहीं लाने चाहिए, तो आप मराठी के ऊपर मुद्दा उठा रहे हैं। तो ये महाराष्ट्र है, तो पहला महाराष्ट्र है, तो मराठी आदमियों को प्राधान्य दिया जाएगा। संख्या तो कमी हो रहा है, क्योंकि दिन भर दिन भाव बढ़ते जा रहा है बिल्डिंग का, सोसाइटी का। ये भाव बढ़ने से दूसरी बात यह है कि बाहर में थोड़ा सस्ता मिलता है, इसके लिए यहाँ का बेच के लोग वहाँ लेता है। रोग इलेक्शन के मुद्दे पे ये सब मुद्दे निकलते हैं,
इलेक्शन के बाद ये मुद्दे सब साइड में हो जाते हैं। तो मैं मराठी वो होते हुए यही सोचूंगा कि अगर ये मुद्दा अब भी ले रहे, इससे पहले भी बहुत बार ले चुके हैं, ये भी राजनीति की है। वहीं हाल ही में गैर मराठियों के खिलाफ एमएनएस कार्यकर्ता फिर गुंडागर्दी करते हुए दिखाई दिए। मनसे के कार्यकर्ताओं ने मराठी गाना बजाने से मना करने और मराठी न बोलने पर एक वेटर की नवी मुंबई में पिटाई कर दी। 27 जून से मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। उस समय ठाकरे गुट के विधेयक पर चर्चा होने की संभावना है, पर उससे पहले ही मराठी मानुष के मुद्दे ने फिर से सियासी बहस छेड़ दी है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और न्यूयॉर्क के बाद मुंबई में दुनिया की सबसे लंबी पानी की सप्लाई करने वाली सुरंग तैयार हो रही है। पूरी खबर आपको दिखाते हैं सुजाता द्विवेदी की इस रिपोर्ट में। चेहरों की खुशी और तालियों का शोर बता रहा है कि कोई बड़ी कामयाबी मिली है। वडाला से परेल तक 5.25 किलोमीटर की जल सुरंग तैयार हो गई है। मुंबई के लोगों तक पानी पहुंचाने वाली इस सुरंग के पूरा होने में वक्त है, लेकिन लोग अभी भी खुशी जता रहे हैं। मुंबई में जल आपूर्ति को और बेहतर करने के लिए बीएमसी द्वारा अब अमर महल टनल बनाया जा रहा है, जो अमर महल से होकर वडाला से होते हुए परेल में खत्म होगा। ऐसे में इसी के साथ मुंबई दूसरा ऐसा शहर बन जाता है जहां पर 100 किलोमीटर लंबे जो है यहाँ पर टनल सिस्टम के जरिए लोगों को पानी पहुंचाया जाएगा। इसी के साथ अगर आप देखिए तो ये वही टनल है जिससे लोगों को पानी ज़्यादा प्रेशर में और साथ ही साफ मात्रा में और ज़्यादा क्वांटिटी में पीने के लिए मिलने वाला है। और ऐसे में अब तक 75% काम इस टनल का पूरा हो चुका है और साथ ही 2026 में ये पूरा टनल बनकर तैयार हो जाएगा, जिसके चलते मुंबई के 3 प्रमुख इलाकों में स्थित कई सारे घरों में साफ पानी पहुंचेगा। इस टनल का काम पूरा होने के बाद न्यूयॉर्क के बाद मुंबई दूसरा शहर बन गया है जहां 100 किलोमीटर लंबी जल सुरंगें हैं। वडाला से परेल तक की जल सुरंग से ई नॉर्थ, ई साउथ, आंशिक ई और एल वार्ड में बढ़िया प्रेशर से पानी मिलेगा। कोविड के बावजूद परियोजना का दूसरा चरण समय पर पूरा हुआ है। अमर महल से वडाला और परेल तक 9.7 किलोमीटर लंबी जल सुरंग की खुदाई पूरी हो चुकी है। पहले चरण में हेडगेवार उद्यान से प्रतीक्षा नगर तक 4.3 किलोमीटर की जल सुरंग 8 अगस्त 2022 को पूरी हुई। परियोजना का 74% काम पूरा हो चुका है और इसे अप्रैल 2026 तक पूरा किया जाएगा। पानी तो जरूरी है, पानी नहीं खाना एक टाइम बोलेगा तो होटल में खा सकता है, मगर पानी आदमी कहाँ जाएगा नहाने धोने कपड़ा धोने के लिए? पानी तो जरूरी है ना, पानी तो एकदम इम्पोर्टेंट है। पानी बगैर पानी तो जल है तो वही सब कुछ है। पानी की समस्या दिन ब दिन बढ़ रही है, ऐसे गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए, साथ में पब्लिक को भी हेल्प करनी चाहिए कि पानी वेस्ट ना करे और साथ में गवर्नमेंट को अच्छा पानी मुहैया कराए लोगों को, ताकि उनकी हेल्थ अच्छी रहे। और कहीं कहीं जैसे पानी के नीचे भी गटर लाइन जो होती है वो मिक्स हो जाती है कहीं कहीं, तो उस पर भी थोड़ा ध्यान दें। पीपल्स को अच्छा है, पानी अच्छा होगा तो अच्छी हेल्थ होगी उनकी, अच्छा सब होगा। इसके वजह से सबको एक फुलफिल पानी मिलेगा। 24 घंटा मुंबई के यहाँ पे पानी रहेगा। अच्छी सुविधा ये बीएमसी की तरफ से हो रही है और दिस इज वेरी नाइस फॉर साउथ मुंबई एंड मुंबई। लेकिन टनल पर राजनीतिक खींचतान भी शुरू हो गई है। एक और महाविकास अघाड़ी ने इसका श्रेय खुद को दिया है, तो वही महायुति ने टनल का काम जल्द पूरा करने को अपनी उपलब्धि बताई है। काम जो है ये महाविकास आघाड़ी के टाइम पे दिया गया था और जिनको दिया गया है कि उनका रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं है, काम बहुत स्लो चल रहा है। काम ये पूरा होना चाहिए लेकिन नहीं हो रहा है और ये काम पूरा होने के लिए अभी हमारी सरकार जब से आई है, 2 साल हो गए महायुति की सरकार आई, हम इसको बहुत जल्दी पुश कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द ये काम हो जाए और लोगों को अच्छा पानी मिले, अच्छी सुविधाएं मिले। उसके लिए हम इनको अभी प्रेशर करके काम करवा के ले रहे हैं। जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी 2021-22 में, तब इसकी शुरुआत हुई थी और बहुत अच्छे से हुई थी। कोरोना काल में भी कभी काम रुका नहीं, 24 घंटे काम होते थे। जिस प्रकार इसकी कल्पना हमारे नेताओं ने की, हमारी पार्टी शिवसेना ने की और महाविकास आघाड़ी के समय जब ये बेहतरीन काम हुआ, अब भले इसका श्रेय जो इस समय सत्ता में बैठे हैं लोग लेना भी चाहें तो जनता को सब समझ में आता है। परियोजना शुरू कब हुई, किसका दिमाग था, किसने इसको आगे बढ़ाया, कैसे ये आगे बढ़ रही, सबको पता है। अब हम जो उद्घाटन काम का करते हैं,
अब उसको अगर ये लोग फीता काट के अपना बताना चाहें तब अब कोई क्या करे। लेकिन ये जल सुरंग योजना ये बहुत महत्वपूर्ण योजना हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है और 2026 तक ये जब पूरा होगा तो स्वाभाविक सी बात है उस समय हमारी ही सरकार होगी, ताकि इसका हम लोकार्पण भी जनता के लिए करेंगे। अमर महल टनल के सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाने से मुंबई की जल आपूर्ति प्रणाली को एक बड़ा फायदा होगा। परेल, घाटकोपर और वडाला जैसे क्षेत्र में लोगों को ज्यादा प्रेशर के साथ निरंतर स्वच्छ पानी मिलेगा। एक और जहां बीएमसी ने इस पूरे परियोजना को समय पर पूरा कर एक बड़ी उपलब्धि तो अपने नाम की ही है, वहीं दूसरी ओर पूरे विश्व में मुंबई दूसरा ऐसा शहर बन गया है जहां 100 किलोमीटर से ज्यादा लंबी जल सुरंगें हैं। मुंबई से कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। अहम खबर आगरा से दिखाते हैं, जहां 2 सगे भाइयों ने पुलिस उत्पीड़न के कारण आत्महत्या कर ली। गांव में इस खबर से कोहराम मच गया, बड़ी कार्रवाई भी हुई है, लेकिन क्या है इसके पीछे की कहानी, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। आगरा से करीब 25 किलोमीटर दूर रूपधनु गांव, पूरा गांव सदमे और दुख में है। गांव के लोगों के साथ हम पहुंचे इस घर में जहां दुखों का जैसे पहाड़ टूट पड़ा है। इस घर में रहने वाले 2 सगे भाइयों संजय और प्रमोद ने पेड़ से लटककर आत्महत्या कर ली। दोनों भाइयों की खुदकुशी की वजह पुलिस उत्पीड़न और पैसे की मांग बताई जा रही है। ये बार बार जो बुला रहे थे, ये किस लिए बुला रहे थे? आपके भाइयों को क्यों बुला रहे थे? यूँ वो ही बात है ना, पैसा दो ना। मेरे उस संजय भाई को भी टॉर्चर किया जा रहा था, पैसा दो। अब कहाँ से पैसा दें? आप देख रहे हो यहाँ पर, ये देखो आदमी के पास, जिसके पास मकान की मरम्मत के लिए पैसा नहीं है, 2 छोटे बच्चे हैं उसके, और जो उसकी वाइफ भी नहीं है, तो कैसे वो मजदूरी करके कैसे खाता होगा? आप जानते हो इस चीज़ को। तो इसलिए उनको टॉर्चर किया गया। टॉर्चर के बाद वो तंग होके, इतना वो भयभीत होके उन्होंने आत्महत्या की थी। इसलिए तो जो कह तो दरोगा तू ढूंढ के लड़की ने तू ढूंढ के लावेगा, मैं कहाँ से ढूंढ के लाऊं? और एसी की गाड़ी मांग रहे हो कि इतनी गर्मी पड़ रही है, और 5 आदमी को खाना स्टैंडर्ड चाहिए हमें। सबकी बोझा भयभीत है कि वो 4 दिन बाजरा में डरो रहो। दरअसल 26 मई को हाथरस के सादाबाद थाने इलाके में एक अल्पसंख्यक समुदाय की लड़की के अपहरण का केस लक्ष्मण और उसकी बहन प्रीति पर दर्ज किया गया। इसके बाद 9 जून को लक्ष्मण के जीजा संजय को पूछताछ के लिए लाया गया। 11 जून को उसे शांति भंग के केस में गिरफ्तार कर छोड़ दिया गया। 13 जून को संजय के भाई प्रमोद और उसके भतीजे को पूछताछ के लिए लाया गया। आरोप है कि 10,000 रुपए लेकर छोड़ा गया और 90,000 रुपए और मांगे। परिवार के मुताबिक 50,000 रुपए और लिए गए। इसके बाद 22 जून को संजय ने आत्महत्या कर ली। 24 जून को प्रमोद को फिर पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन उसने कहा कि वो अस्वस्थ है। 24 जून को ही प्रमोद ने भी आत्महत्या कर ली। दोनों भाइयों ने अपने गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर अपने इसी खेत में बेर और आम के पेड़ से लटककर आत्महत्या कर ली। प्रमोद ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आगरा के रूपधनु गांव का ये बाहरी इलाका है, जहां पर 22 जून को सबसे पहले संजय ने सामने जो बेर का पेड़ खड़ा हुआ है, इसी पेड़ से लटककर आत्महत्या कर ली। वो पुलिस के उत्पीड़न से लगातार परेशान था और इतना परेशान हुआ कि उसने पेड़ से लटककर खुद को फांसी लगा ली। इससे कुछ ही दूरी पर महज 2 दिन बाद उसके भाई प्रमोद ने आत्महत्या कर ली। और यहाँ से महज कुछ कदमों की दूरी पर ये सामने जो आम का पेड़ है, इसी पेड़ पर प्रमोद ने फांसी लगा ली। यहाँ पर कुछ गांव वाले हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? फूल सिंह चौहान नाम है मेरा। सुसाइड कैसे किया? सुसाइड इसलिए किया, वहाँ का प्रशासन पर दबाव बना रहा था। नहीं तो यहाँ कैसे आया, कैसे क्या हुआ था? यहाँ पर ऐसा था कि ये जब इनके भाई ने जब फांसी लगा ली थी ना, तो इन्होंने कहा कि मुझे न्याय नहीं मिलेगा, मैं भी मर जाऊंगा। ये एसपी के सामने बोले थे। इसके बाद जांच अधिकारी हरिओम अग्निहोत्री और एसएचओ मुकेश कुमार के खिलाफ अब कार्रवाई हुई है। इसमें तत्काल ही जो
दरोगा हैं उनको निलंबित कर दिया गया है एवं थाना अध्यक्ष को लाइन हाजिर कर दिया गया है। स्थानीय पुलिस आगरा द्वारा ये बताया जा रहा है कि मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसको फील्ड यूनिट द्वारा कब्जा पुलिस दिया जा रहा है। संजय और प्रमोद कुल 5 भाई हैं। प्रमोद होमगार्ड थे। संजय के 3 बच्चे हैं और प्रमोद के 4 बच्चे हैं। परिवार पूछ रहा है अब इन बच्चों का गुजारा कैसे होगा। छोटे छोटे बच्चे हैं जी, इसके भी छोटे छोटे बच्चे हैं जी, क्या किया जाए। सरकार से क्या मांग करेंगे? अब सरकार से मांग का हमारी पूरी कर दे, अब मांगे तो हमारे बच्चों का इंतजाम कर दे, बस इतना ही मांग है हमारी। आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर लिया गया है। बिना किसी जुर्म के संजय को शांति भंग में गिरफ्तार करना, उसको 3rd डिग्री टॉर्चर देना, उसकी आत्महत्या के बाद उसके भाई प्रमोद को कार्रवाई के लिए आश्वासन देना, लेकिन प्रमोद को भी थाने बुलाना, उसके साथ में 3rd डिग्री टॉर्चर करना और उससे पैसे मांगना। इसके बाद प्रमोद ने भी आत्महत्या कर ली। पुलिस की लापरवाही की इससे ज़्यादा इंतहा क्या होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जिसके लिए ये सब हो रहा था वो लड़का और लड़की अब तक पुलिस को नहीं मिले हैं। हाथरस से अपने सहयोगी अश्विनी कुमार और कैमरामैन एसपी द्विवेदी के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और अब आइए अयोध्या की बात करते हैं, जिसका पहली बारिश में ही हाल खराब है। कई सड़कें धंस गई, रेलवे स्टेशन की दीवार गिर गई, मंदिर के छत से पानी टपका, मंदिरों में पानी घुसा। पहली बारिश में अयोध्या का ये हाल क्यों हुआ, आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। अयोध्या धाम के रेलवे स्टेशन की 4 दीवारी पहली ही बारिश में गिर गई। स्टेशन की नई बनी इमारत का उद्घाटन पिछले साल दिसंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। पुराने शहर फैजाबाद से अयोध्या धाम को जाने वाला रामपथ भी कई जगह धंस गया। कई मंदिरों और घरों में पानी भरा है। भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है कि प्रभु श्री राम के नाम पर राम पथ बना हो और उसमें इतना भ्रष्टाचार कि बरसात भी हुई नहीं, बरसात की केवल शुरुआत हुई है, जगह जगह सड़क बैठ गई है। क्या डिनोट करता है। बारिश से नुकसान की कुछ तस्वीरें नए बने रामपथ से भी आईं, जहां बारिश की वजह से 4 जगहों पर गड्ढे बन गए थे। ये रामपथ मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले बनाया गया था। ये सड़क अयोध्या में रामलला के मंदिर तक जाती है। नया में सब ऐसे होता है, बनाए जाने की पहले से होता है कि हाँ भाई बन गया, और पर चालू हो गए यात्री और गाड़ियाँ चलने लगी, सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन जो कमजोरियाँ हुई वो रहा, वो बरसात में फिर दिखाई दे रहा है। अब उसका सब अपना ठीक करेंगे, कैसे करेंगे, लेकिन चाहे सड़क हो, चाहे चौड़ीकरण हो, चाहे मंदिर हो, सब में कमजोरी दिखाई दे रही है। इस बदहाली को लेकर अयोध्या प्रशासन ने अब तक कोई बयान जारी नहीं किया है, लेकिन फिलहाल गड्ढों को भरने का काम तेजी से चल रहा है। एक बड़े अधिकारी का कहना है कि नई बनी सड़कों पर पहली बारिश में आमतौर पर गड्ढे हो जाते हैं, क्योंकि जो मिट्टी पाट कर सड़क बनती है उस मिट्टी का कुछ हिस्सा बारिश में नीचे से बहता है और सड़क को नुकसान होता है। बाद में मिट्टी ठोस हो जाती है और फिर इस तरह के हालात नहीं आते हैं। अयोध्या से प्रमोद श्रीवास्तव, एनडीटीवी इंडिया।